पति और पत्नी का तलाक हो गया था। तलाक के बावजूद भी दोनों को कोर्ट में केस चल रहा था और केस 2 साल से चल रहा था। सिर्फ इसी बात को देखते हुए कि उनको 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। पति चाहता था कि दोनों बेटों को उसको मिल जाएं और पत्नी चाहती थी कि दोनों बेटे उसको मिल जाएं। दोनों ही बच्चों को कस्टडी में लेने के लिए जो भी कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें दी जा सकती थीं, वो दलीलें दे रहे थे और एक दूसरे को लापरवाह बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि जज साहब पर ये इम्प्रोमेशन पड़ जाए कि ये बेकार है और साहब उसी हिसाब से वो अपना फैसला सुना दें। साहब ने पूरा मामला सुना। सुनने के बाद ये फैसला दिया कि दोनों बेटों की जो कस्टडी है वो माँ को दी जाती है। दरअसल माँ ही बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकती है, उनका ख्याल रख सकती है। कहाँ कि ये खुद नौकरी करती है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाएगी और मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जने हैं जो इसका ख्याल रख सकते हैं। दोनों ने अपने अपने तरीके से बात की, लेकिन जज ने कहा कि कोई बात नहीं, सिर्फ दोनों बेटों की कस्टडी माँ को ही दी जा रही है और माँ को कस्टडी दे जाती है। लगभग 4 या 5 साल बीत जाते हैं। बच्चे ठीक ठाक तरीके से अपनी माँ के साथ रह रहे थे, लेकिन एक दिन दोनों बेटों का रेप हो जाता है। जैसे गायब होते हैं, इनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि उनका तो कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल का जब इस खुलासा होता है, खुलासे का कारण जब सामने आता है तो उसको सुनने भी बड़ी हैरानी होती है। साथ ही जो कातिल निकल के आता है उसको सुनने भी बहुत हैरानी होती है। आज कहानी इसी पूरी घटना कार्यक्रम की है। चुंबकिया बीवी का तलाक हुआ था और जिन दोनों बच्चों का कत्ल हुआ था। आबाद नमस्कार शास्त्री काल में उस्मान सैफी सफ़र न्यूज़ आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक शहर है सोनीपत। दरअसल ये उसी की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 21 फरवरी 2024 की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास। सोनीपत में ही आदर्श नगर का एक मोहल्ला है, उसी की एक गली है, गली नंबर 5। वहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रूबी होता है। रूबी फैक्ट्री से काम करके अपने घर पे आई थी और घर आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद बच्चों को आवाज़ लगा रही थी। कभी वंश को आवाज़ लगा रही थी तो कभी वीर को आवाज़ लगा रही थी। वंश बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र मतलब लगभग 10 साल के आसपास होती है और वीर छोटा बेटा होता है जिसकी 7 साल के आसपास उम्र होती है। दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद घर पे ही रहते थे या फिर गली में खेला करते थे। लेकिन 21 फरवरी 2024 को दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। माँ रूबी परेशान हो जाती है, घर का एक एक कोना देख मारती है। इसके बाद वो सीधा पड़ोसी के पास जाती है कि क्या तुमने हमारे बच्चे को देखा है। पड़ोसी से ऐसे बच्चों के पास जाती है जिनके साथ वो अक्सर खेला करते थे। पड़ोसी भी मना कर देते हैं, बच्चे भी मना कर देते हैं। साथ ही घर में हर एक कोना ढूंढ दिए, वहाँ भी बच्चे नहीं मिलते। माँ थोड़ा परेशान हो जाती है। इसके बाद रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाती है और रिश्तेदारों के साथ साथ ही वो अपने जो स्कूल में बच्चे जहाँ पढ़ते थे उस स्कूल में फार्मूला भी है। दरअसल मसाज मोहल्ला है, बसूद मोहल्ले का ही एक गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ की एक मैडम को वो फ़ोन मिलाती है और मैडम को फ़ोन करके कहती है कि आज वंश और वीर दिखाई दे नहीं रहे हैं।
स्कूल से वो किस वक्त आए थे? तो मैडम कहती हैं वो स्कूल से तो निकल चुके हैं। जब स्कूल से भी उनकी सूचना नहीं मिलती है कि वो निकल चुके हैं, माँ परेशान हो जाती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे रात का पहर भी बढ़ने लगता है और उस माँ की हालत ज़्यादा खराब होने लगती है। कुछ मिला के उनके आसपास के लोगों को पता चल जाता है, रिश्तेदारों को पता चल जाता है, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। पूरी रात वो अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढती है, हर संभव कोशिश करती है, लेकिन बच्चे नहीं मिल पाते। अगला दिन यानी कि 22 फरवरी 2024 का वो दिन आ जाता है। सुबह जैसे ही दिन निकलता है, सीधे जाकर थाने के गेट पर बैठ जाती है। थाना होता है सिविल लाइन थाना, जो कि सोनीपत में होता है। वहाँ गेट पर इंतज़ार कर रही थी कि कब बड़े साहब आएंगे, कब वो अपनी पूरी कहानी बताएगी। वो बताती है कि मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम बंश और दूसरे का नाम वीर है। दोनों ही गायब हो चुके हैं। अपनी बात कहते कहते एसएचओ के सामने रो रही थी। एसएचओ पानी पिलाया, कहा कि परेशान मत हो, जो भी बात है इंतहा से तसल्ली से बताने की कोशिश करो। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे बच्चों को ढूंढने की। जितना जल्दी हो सकेगा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जैसे भी है हमें बताने की कोशिश करो। फिर माँ बात करते करते रो रही थी और बता रही थी, आखिरकार इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के बाद ये अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसके बाद से पूछा जाता है कि तुम्हें किस किस पर शक लग रहा है। वो बताती है कि साल 2012 में उसकी शादी हुई थी। यही का मोहल्ला है विकास नगर। वहाँ का रहने वाला राहुल कुमार होता है। उसके साथ शादी होती है। ज़िंदगी कुछ दिन तक तो ठीक चलती है। दो बच्चे पैदा हो जाते हैं और साल 2017 में उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद साल 2019 में कोर्ट से अनुमति मिलती है कि बच्चों की परवरिश तुम ही करोगी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को लिया और टीम को ले जाने के बाद सीधा राहुल कुमार के पास पहुंचते हैं। राहुल कुमार को हिरासत में ले लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है। उससे कहा जाता है कि भाई, दोनों बच्चे कहाँ हैं? पूरा का पूरा शक तुम्हारे ऊपर है। जो भी है सच सच बता दो। जैसे ही उससे बात पूछी जाती है, वो इधर उधर की बातें कर रहा था। लेकिन पुलिस अपने तरीके से जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है, तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता मिली नहीं रही थी। वो साफ साफ सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि उस महिला ने मुझे फंसाने के लिए दोनों बच्चों को गायब किया होगा। आपको उसी महिला से पूछना चाहिए। जो मेरी नहीं हो सकी, वो बच्चों की भी नहीं होगी। जब राहुल एक ही बात कर रहा है, एक ही रट लगाए हुआ है, तो इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है। सोचता है कि आखिरकार क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि महिला कहती है कि बच्चे उसके पास नहीं हैं। यह कहता है बच्चे इसके पास नहीं हैं, तो बच्चे गए कहाँ? अभी इसी बात को देखते हुए उसने पूरी पूछा कि तुम्हारा किस पर शक है? तुम इस बारे में बता सकते हो? उसने कहा, शक तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम दोनों के बीच में तलाक क्यों होता है। जब बात तलाक की आती है, तो इंस्पेक्टर ने सुनना चाहा कि हाँ, वाकई ठीक है। साल में इनकी शादी होती है। ये महिला और ये इसका पति जो होता है राहुल, ये दोनों ही एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। काम करते करते इस महिला की एक व्यक्ति से, जिसका नाम होता है नितिन, जो नितिन की मोहल्ला कबीरपुर का रहने वाला होता है और वैसे वो मूल निवासी होता है। उत्तर प्रदेश का ज़िला बागपत होता है। बागपत का ही एक बार नावा एक जगह लगती है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। जैसे ही ये बात उससे पूछी जाती है,
कि उससे क्या मतलब, तो कहते हैं कि दोनों की दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती के बाद ये प्यार कर बैठते हैं और प्यार करने के साथ साथ ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। मैंने इस बात का कई बार विरोध किया था। जब बात विरोध किया था तो बात तलाक तक नौबत आ जाती है। इसने अपने उस प्रेमी को नहीं छोड़ा, इसने पति को छोड़ना ही सही समझा। इसलिए अगर ढूँढना है तो हो सकता है कि तुम उसके जो प्रेमी हैं नितिन से जाके बात करो। नितिन शायद इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकता है। जैसे ये बात आती है, इस महिला से पूछा जाता है। इस महिला ने कहा कि नहीं, ये इसके पति का ही खेल हो सकता है। ये सिर्फ उसको फंसाने की साजिश कर रहा है। अब महिला के जो सीडीआर था, इसकी मोबाइल नंबर उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। जो पति का होता है, जो पूर्व पति यानी कि राहुल कुमार, उसके भी मोबाइल का सीडीआर निकलवाया जाता है। दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। कॉल डिटेल से पति जी की कॉल डिटेल थी, वो बिल्कुल साफ सुथरी थी। उसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं था। लेकिन जो रूबी होती है, उसकी कॉल डिटेल से पुलिस को एक नाम निकल के आता है और वो नाम होता है नितिन का। इसलिए पुलिस ने प्रोफाइल इंस्पेक्टर के तौर पर इस महिला से भी पूछताछ करने के बाद सीधा जब नितिन की तरफ जाती है, नितिन को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। जब नितिन को ये बात पता चलता है कि यहाँ पुलिस आ चुकी है, बस वो पुलिस को देखकर छत से कूद जाता है और जैसे छत से कूदता है तो उसके पैरों में चोट लग जाती है, यानी कि वो घायल हो जाता है और भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। पुलिस इसको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी। टांगों में चोट लगी थी, इसलिए नज़दीक एक नागरिक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर इसका वाइड एडमिट कराया जाता है और एडमिट कराने के साथ ही इससे पूछा जाता है कि बच्चे कहाँ हैं। जब बच्चों के बारे में उसे पूछ रहे थे तो उसने भी इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की है तो वो टूट जाता है। तब पता चलता है कि स्कूल से बच्चे जैसे ही घर पहुंच रहे थे, उसने रास्ते में ही दोनों बच्चों को अपनी बाइक पर बिठाया और बाइक पे बैठाने के बाद ये सोनीपत से सीधा उत्तर प्रदेश के जो बागपत ज़िला होता है, उसका एक गांव लगता है गौरीपुर। दरअसल ये उसकी तरफ लेकर चलने लगता है और चलते चलते ये जब दूर पहुंच जाता है तब इसको लगता है कि बच्चे काफ़ी दूर आ चुके हैं। जंगल में एक खेत होता है। उन बच्चों दोनों को किसी बहाने से खेत के अंदर लेके जाता है और दोनों ही बच्चों का गला दबा के बाद में उसकी हत्या कर देता है। हालांकि बच्चों ने इसका विरोध किया और जब तक ये करते रहे, जब तक ये अपनी शायद उसकी दम निकल गया। लेकिन जो कातिल था, कातिल ने जब तक उनको गला दबा के रखा, जब तक क्या उनके प्राण नहीं निकल गए, जब तक वो मर नहीं गए, उनकी लाशें वहीं पड़ी हुई थी। 23 फरवरी 2024 की सुबह आखिरकार पुलिस ने जब उसकी निशानदेही के आधार पर उस जगह को खोजा तो वहाँ सचमुच दो लाशें मिल जाती हैं। दोनों बच्चों की लाशों को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है और उससे पता चलता है कि दोनों की मौत गला घुटने से ही हुई है। अब पुलिस इससे पूछ रही थी कि आखिरकार तुमने इनकी हत्या क्यों की है, इसके पीछे क्या वजह है। वो कहता है कि मैं रूबी से बेइंतहा प्यार करता था और बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन बच्चों से नफरत करता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में रूबी के साथ साथ बच्चे आएं, इसलिए मैंने बच्चों को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली थी और इसलिए मैंने यह सब काम किया। जब यह बात उस महिला से पूछी गई तो महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसके बच्चों के साथ ऐसा क्या हो गया। दरअसल
जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की तो इस महिला का अभी तक कोई सीधे रूप से कोई भूमिका नहीं पाई गई थी इन बच्चों की हत्या में। हालांकि पुलिस के साथ जो एसीपी होते हैं नरसिंह, उनका ये कहना है कि बच्चे जो मारे गए हैं वो प्रेमी की नफरत की वजह से ही। हालांकि वो प्रेमिका से प्यार करता था लेकिन बच्चों से नफरत करता था। अभी इस प्रेमिका की इस हत्याकांड में कितनी भूमिका है इसकी भी जांच की जा रही है और जो इसके पति की जो भूमिका है उसकी भी जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण की तसल्ली से जांच की जा रही है। दृष्टया जो सबूत मिले हैं वो उसमें प्रेमी ही इसका पूरा जिम्मेदार है। आगे की जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। काश उस महिला ने अगर प्रेमी से ही चाहा थी तो बच्चों को अपने पति को दे देती। कम से कम उनकी ज़िंदगी तो बच जाती। ना वो बच्चे, ना ही वो प्रेमी बच पाएगा, ना ही वो पति मिल पाएगा, क्योंकि प्रेमी जाएगा जेल। बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और पति का उसका मिलने से अब उसको राह कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अभिषेक कुमार, आनंद कुमार, अली जाफ़र खान, पूर्ण प्रकाश, अंशिका चौरसिया, विनय कुमार, अकमल खान, सरिता जायसवाल, परिधि सिंह, भानु सिंह, केशव चंद, अंचल पांडेय, रवि प्रताप यादव, प्रियंका सिंह, ज्योति सिंह, रजनीश सिंह, किशन कुमार, टिंकू कुमार, पिंकी मौर्य। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।